नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, ऐसे तो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई सारे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वह नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, धारा 370 को खत्म करने का हो, या देश से गुलामी की प्रतीक चिन्हों को मिटाने का हो, चाहे भारत को अपना भारतीय संसद देने का हो। ये तमाम ऐसी फैसलाएं हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को युगों युगों तक याद रखेगा लोग। लेकिन और ये सब ऐसा फैसला है जो आजादी के, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और भारत में रहने वाले लोगों के लिए। दरअसल ऐसा फैसला आजादी के तुरंत बाद अगर लिया जाता तो आज देश का स्वरूप इस तरीके का नहीं होता। आज इस देश में जिस तरीके का घिनौना खेल कुछ बड़े बड़े रसूखदार आदमी, रसूखदार व्यक्ति या बड़े बड़े रसूखदार वकील जो कानूनों के आड़ में खेल रहा है, वह नहीं खेल पाता। गरीब एक आम लोग, आज जो भारत में रहने वाले गरीब और असहाय लोग जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जिनका पूरा जीवन बीत गया न्याय पाने के लिए, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला, उनको इस तरीके का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर जो फैसला आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले रही है, अगर इस तरीके का फैसला पूर्ववर्ती सरकारों ने लिया होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से अधिक बहुमतों पे चुनकर इस देश में बहुत सारी पार्टियों और बहुत सारे नेताओं ने सरकार बनाया, बहुत सारी पार्टियों और नेताओं ने एक छत्र राज किया पूरे देश पे, लेकिन उन्होंने इस तरीके का फैसला नहीं लिया, क्योंकि उनके अंदर कभी भी भारत और भारतीयों का हित कैसे हो, इस बात का ख्याल ही नहीं था। उन्होंने हमेशा विदेशी सोच और विदेशी विचारों के अनुरूप जिया और उसी तरीके से देश के लोगों को भी जीने पे मजबूर किया, विवश किया। नहीं तो आप खुद कल्पना कीजिए कि जो देश आज से 75 साल पहले आजाद हो गया, उस देश को भली ऐसी क्या मजबूरी थी कि आज से 150 साल पहले के बनाए हुए नियम के अनुरूप कार्य करना पड़ रहा है। क्या इस देश में पहले ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था कि अपने देश के अनुरूप कोई नियम बना पाए, जिस नियम से अपना देश चला सके? लेकिन कुछ भी हो, अब जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फैसला क्या है? दरअसल सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून, जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको बदलने के लिए अपना भारतीय कानून बना लिया है। और अब भारतीय संसद के बाद भारत के लोगों को अपना भारतीय कानून देने जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो युगों युगों तक रहने वाला है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 विधेयक रखा, और वह तीनों विधेयक था भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलेगी। और इसको बदलने से भला हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये जो बदलाव है, इसके ऊपर सही से अगर कोई तर्क रख पाएगा तो वो कानून और संविधान के जो विशेषज्ञ लोग हैं वही रख पाएगा। लेकिन हम सिर्फ यह समझने का कोशिश करेंगे कि इस कानून को बनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से हमारे जीवन में आने वाला जो बाधाएं था, जो हमारे आज से पहले हमारे जीवन में बाधाएं थी कानूनी रूप से, तो वह कैसे हट जाएंगी, किस तरीके से हमें न्याय लेने में, हमें न्याय मिलने में जो बाधाएं पहले आता था वह बाधाएं दूर होंगी और एक टाइम पीरियड के अंदर हमें न्याय मिल पाएगा, जिसकी मांग इस देश के बहुत सारे लोग कई वर्षों से कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा सरकार आए जो इन कानूनी बाधाओं को खत्म करे, जिन बाधाओं से हमें न्याय लेने में या हमें न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं।
कई एक व्यक्तियों के साथ तो ऐसे ऐसे घटना हुआ है कि उनका कई कई पीढ़ी बीत जाता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है अदालतों से। इन्हीं अंग्रेजों के कानून का देन है कि आज हमारे देश के अदालतों में करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से भारत और भारतीयता को ध्यान में रखते हुए जो नया नियम, जो नया कानून बना रहा है, उस कानून के अनुरूप अब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कानूनी खिलवाड़ नहीं होगा। उनको समय रहते एक समय सीमा के अंदर उनको न्याय मिलेगा, अदालतों से मिलेगा। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है जो सीधे सीधे हमारे जीवन को बदलने वाला है। ऐसे तो इस पूरे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, जो सभी के सभी प्रावधान बहुत ही अच्छे और स्पष्ट है, लेकिन हम कुछ प्रावधानों को देखते हैं कि किस तरीके से उन प्रावधानों के द्वारा हमें फायदा मिलेगा। ऐसे तो इस कानून का जितने भी बिंदु है सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन दो ऐसे बिंदु है जो सीधे सीधे हम जैसे आम नागरिकों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, और वह है कि इस कानून के अनुरूप, जो नया कानून आने वाला है उसके अनुरूप पहली बार इस देश में 0 FIR का कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। ये 0 FIR क्या है? दरअसल ये 0 FIR एक ऐसी स्थिति है कि अगर आपके साथ कोई घटना घट गया तो पहले के कानूनों के मुताबिक आपको जो रिपोर्ट लिखवानी होती थी वो आपके अपने जिन क्षेत्रों में आप रहते हैं उन क्षेत्रों से संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे आपको रिपोर्ट लिखवाना होता था। लेकिन अब ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटता है तो आप अगर अपने क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहे तो आपका कोई भी परिजन भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवा सकती है, दर्ज करवा सकती है, और उनको दर्ज करना होगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी 0 FIR लिखी जाती थी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे आम नागरिकों के। आम नागरिकों का तो लिखा ही नहीं जाता था, उसमें भी जिनका पावर, पहुंच, सोर्स पैरवी होता था उन्हीं का लिखा जाता था, या कोई रसूखदार व्यक्ति होता था उनका लिखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, पहले जो ये 0 FIR लिखी जाती थी वह बिना किसी धाराओं में लिखी जाती थी, क्योंकि वह सिर्फ एक आपके बयानों के आधार पर रिपोर्ट लिखकर आप जिन क्षेत्र में रहने वाले उन क्षेत्र से संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजती थी, और वो पुलिस स्टेशन उन विवादों के अनुरूप धाराएं लगाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जहां रिपोर्ट लिखवाइएगा उसी पुलिस स्टेशन में उसी समय धाराओं के तहत अब रिपोर्ट लिखा जाएगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है आम नागरिकों के लिए। इससे बहुत से लोगों को सहूलियत मिलेगी कि अगर उनके परिजनों के साथ कहीं कोई अप्रिय घटना हो गया और वो अगर किसी भी परिस्थिति के कारण बस रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहे हैं, तो उनके जानकार व्यक्ति, उनके सगे संबंधित लोग कहीं भी अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा आम नागरिकों के लिए यह है कि जो पहले कहावत सुनते थे कि अरे मुकदमा कौन करने जाएगा कोर्ट में, पूरे जीवन बीत जाएगा मुकदमों में, कभी फैसला नहीं मिल पाएगा, चप्पलें खींच जाएगी फैसले के लिए, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार ने इस कानून के तहत ये व्यवस्था किया है कि रिपोर्ट लिखाने के, घटना घटित होने के 90 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट अदालत में दाखिल करना होगा, और किसी कारण परिस्थिति बस अगर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती है तो अदालत से 90 दिनों की और समय मिल सकती है, लेकिन वो लास्ट होगा, यानी कि 6 महीनों के अंदर उसको चार्जशीट हर हाल में दाखिल करना होगा। और अदालत में जब पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी तो अदालत में बैठे हुए न्यायाधीशों का यह जिम्मेवारी होगा कि वो 60 दिनों के अंदर उस आरोप के अनुरूप आरोपी के चार्ज फ्रेम करेंगे, यानी कि उनके ऊपर आरोप तय कर देंगे, और आरोप तय होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश महोदय को उनके खिलाफ सजा सुनाना होगा, उस मामले में फैसला देना होगा। सजा नहीं, आरोप तय होने के बाद उन मामलों में 30 दिनों के अंदर फैसला देना होगा, और फैसला देने के 1 हफ्तों के अंदर उस फैसले का डिजिटल कॉपी उपलब्ध करवाना होगा, अपलोड करना होगा अदालत को अपने वेबसाइट। यह बहुत बड़ा
राहत है आम नागरिकों के लिए, जो कभी न्यायालय में जाने से इसलिए डरते थे कि न्यायालय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं कब कितने सालों के बाद हमें न्यायालय से फैसले मिलेंगे, न्याय मिलेगा। यह एक तरह से आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और बड़े से बड़े मामला में 3 सालों के अंदर अदालत को फैसला करना पड़ेगा, ये भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कपिल सिब्बल राम मंदिर की तरह खेल नहीं कर पाएंगे कि 20-20, 30-30 वर्षों से केस को लटका के रखा जाए। वो अब ये नहीं खेल कर पाएंगे कि मिलोड आप सजा 2019 चुनाव के बाद सुनाइएगा या 2024 चुनाव के बाद सुनाइएगा। अब ऐसा खेल कोई कपिल सिब्बल, कोई अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात, इस नए कानून के तहत एक ऐसी व्यवस्था किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे जिसका मांग इस देश का बहुसंख्यक समाज कई एक वर्षों से कर रहा है। और वह मांग यह था कि राष्ट्रीय स्तर पे धर्मान यानी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। पहचान छिपाकर धोखे से किसी लड़की को फंसाकर, किसी लड़की के साथ यौन संबंध बनाकर, किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाकर उसके ऊपर बाद में जबरन धर्मांतरण का जो दबाव बनाया जाता था, उसके खिलाफ भी इस नए नियम में कानून बनाया गया है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, चाहे नौकरी पेशे के नाम पे, रोजगार के नाम पे, किसी भी तरीके से अपना पहचान छुपाकर अगर किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ कोई यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ अब कठोर कार्रवाई किया जाएगा। उसमें उसको 7 साल से लेकर 10 साल तक की कठोर सजा मिलेगी। और यह बहुत बड़ा राहत है, खास करके भारत में उन लोगों के लिए जिनके बहू बेटी या जिनके समाज के लोग धर्मांतरण गिरोह का शिकार हुआ करता है। दूसरा बात, इसमें पहली बार मॉब लिंचिंग को एक कानूनी रूप दिया गया है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानूनी सिस्टम बनाया गया है। आज से पहले मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्पेशली कोई भी धाराएं नहीं था, कोई भी कानून नहीं था, जिसके वजह से मॉब लिंचिंग का कोई सही आंकड़ा किसी के पास नहीं था। लेकिन अब इस कानून के लागू होने के बाद मॉब लिंचिंग के मामले में भी 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ कोई अगर यौन अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी बहुत कठोर कार्रवाई किया गया है। उम्र कैद 10 साल से लेकर उम्र कैद और फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया इसके तहत। इसमें देशद्रोह को कानून को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके जगह पर एक नया कानून व्यवस्था बनाया गया जिसमें आतंकवाद का भी व्याख्या किया गया है कि किन किन हमलों में या हमला करने वाले लोगों को आतंकवाद के श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह के हमलावरों को आतंकवाद के श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि पहले आतंकवाद का भी कोई डिफिनेशन नहीं था पहले के कानूनों में कि किसे आतंकवादी कहा जाए। लेकिन अब इस कानून के तहत आतंकवाद को डिफाइन किया गया है। अब सशस्त्र विद्रोह यानी कि कोई हथियार के साथ अगर कोई विद्रोह करता है, विध्वंसक गतिविधियां, जिस तरीके से जिहादी और दंगाई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगता है, गाड़ियों को आग लगा देता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा देता है, इन कार्रवाइयों को, अलगाववाद, जिस तरीके से अभी कश्मीर के मुद्दों पे बहुत सारे बड़े बड़े वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था, यह एक अलगाववादी तर्क है। इस तरीके के लोगों को जो कहते हैं कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की एकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, उसको कोई चुनौती देता है, तो उन सबको आतंकवाद के श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी रखा गया है कि जिस तरीके से पहले अपराधी कोई भी अपराध करके विदेश भाग जाया करता था, बिहार में बहुत सारे मामलों में आप सुने होइएगा कि बहुत सारे अपराधी हत्या करके नेपाल भाग जाता है,
उसको सजा नहीं हो पाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई केस नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। लेकिन अब जो नया कानून आएगा उसमें ऐसे भगोड़े अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगा, उनको भी अब भगोड़े की स्थिति में भी उनके खिलाफ अदालत सजा सुना पाएगी और उस सजा से राहत पाने के लिए अब उन अपराधियों को मजबूरन भारतीय न्यायालय में अपना समर्पण करना होगा, भारत आना पड़ेगा। जो भारत के पैसे लूट लूट कर भाग रहे हैं विदेशों में, जो भारत में बड़े बड़े क्राइम करके और विदेश भाग जाते हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है। उनके भागने के बावजूद भी जिसे अदालत भगोड़ा घोषित कर देगा, उस भगोड़े के खिलाफ भी उनके अनुपस्थिति में भी उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा सुनाया जाएगा। और अगर उनको सजा से राहत पाना है तो उनको भारत में आना पड़ेगा, मजबूरन खुद से आना पड़ेगा, सरकार को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा कर देता है, जो पहले लोग करने से हटते थे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा एक सुरक्षा कवर मिलता था कि उनके ऊपर आप मुकदमा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जब होगी, जब कार्रवाई शुरू करने की जब उनकी संबंधित विभाग अनुमति देगा तभी उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जिससे आप प्रताड़ित हैं, कोई सरकारी कर्मचारी अगर आपको प्रताड़ित करता है, आपको उनके खिलाफ मुकदमा करना है, तो अब आप बेधड़क उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे और उनके संबंधित विभाग को 120 दिनों के अंदर अनुमति देना होगा उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की। अगर वो अनुमति नहीं देता है तो उसे स्वतः ही अनुमति मान लिया जाएगा और उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी आम नागरिकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सरकारी कर्मचारी लोगों को प्रताड़ित करता था तो लोग इसलिए भी मुकदमा नहीं कर पाता था कि एक तो पहले वो सरकारी कर्मचारी था और दूसरा जो उनके खिलाफ कार्रवाई का जो नियम था वो बहुत ही कठिन था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक तरह से ये जो पूरा कानून है वह कानून भारत और भारतीयता को ध्यान में रख कर लाया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी कुछ ऐसे बड़े बड़े वकील साहब कर रहे हैं जिनका पूरा रोजगार ही तारीखों पे तारीख लेने से चलता है। उन्होंने अपने मर्जी से पूरे न्यायिक सिस्टम को चलाना चाहता है। ऐसे ऐसे लोग इसका विरोध कर रहा है और उनमें सबसे बड़ा नाम कपिल सिब्बल साहब का है। उनका जो सुप्रीम कोर्ट में 370 पे जो तर्क था, अगर आप उन तर्कों को सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो बदलाव हो रहा है इससे इन जैसे जैसे वकीलों को कितनी परेशानी आने वाली है। इनका जो एजेंडा अदालतों में चलता है, इनके एजेंडे को कितना बड़ा ये झटका है और आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उनके हितों का बहुत ही मजबूती से रक्षा होगा। इसके लिए सभी भारतीय को नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों के लिए एक ऐसा न्यायिक सिस्टम ला रहा है जिसमें एक नियमित समय के अंदर उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।